हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग ने सीपीसी में लास्ट लेक्चर में डिग्री पढ़ लिया था। अब हम लोग को क्या सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लाउज और देख लेते हैं। ठीक है, जितनी भी इसमें डेफिनेशन दी हुई हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्लाउज से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, आपको ये सारी याद करनी पड़ेगी कि ए में वो 2 के 1 में क्या दिया हुआ, 2 में क्या दिया हुआ, 3 में क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक, तो हम लोग ये पहले देख लें कि किसका क्या मतलब है। वैसे तो जनरली सबको मालूम ही होता है। ठीक है, फिर भी हमारा काम है कि आपको फिर भी हम एक बार पढ़ा दें। ठीक है, तो 2 का 1 कोड तो हो गया था, कोड इंक्लूड्स रूल्स, वेरी गुड। 2 हम लोग ने कल डिग्री तो पढ़ ही लिया था। ठीक है, अब डिग्री होल्डर। अब क्या होता है ना, मान लो ए और बी के बीच में केस चल रहा था। ठीक है, और जज साहब ने क्या किया, ए के फेवर में जजमेंट दे दिया। ठीक है, ए के फेवर में अगर जजमेंट आया है तो उसको जो है, चाहे जजमेंट आया हो, चाहे कोई ऑर्डर पास हुआ हो ए के फेवर में, या कोई डिग्री पास हुई हो। ठीक, ए के फेवर में अगर आया है तो इसको जो है, ए को क्या बोलेंगे, इसको डिग्री होल्डर बोलेंगे। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे को, क्योंकि ए के फेवर में आया ना, कोई भी ऑर्डर या डिग्री ए के फेवर में पास हुई है, जजमेंट ए के फेवर में आया है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्री होल्डर। जजमेंट किसके फेवर में आया है, ए के फेवर में। ठीक है, और तो ए के फेवर में आया तो बी के अगेंस्ट में आया है। ठीक है, डिग्री होल्डर कहां पे दिया हुआ है, 2 क्लाउज 3 में। और बी को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर ये कहां दिया हुआ है, 2 के क्लाउज 10 में। ठीक, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10। ठीक, कौन है डिग्री होल्डर, जिसके फेवर में कोई भी ऑर्डर या डिग्री पास हुई है, या जिसके फेवर में जजमेंट आया है। ठीक, जजमेंट से ही तो डिग्री या ऑर्डर तैयार होती है। ठीक है, और जिसके अगेंस्ट में गया है उसको हम जजमेंट डेप्टर बोलेंगे। और इनके साथ साथ इनके एलआर भी आ जाते हैं। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलो पढ़ो। 3 क्या बोलता है, डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड। समझा कि नहीं, डिग्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। या कोई भी डिग्री या ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है, उसके फेवर में हुआ हो तो उसी को हम डिग्री होल्डर बोलेंगे। जिसके फेवर में हुआ है उसी पर्सन को हम डिग्री होल्डर बोलेंगे। ठीक, 4 में डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब यही है कि लोकल ज्यूरिडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट। ठीक है, जो प्रिंसिपल सिविल कोर्ट मालूम होगा यार, तो इसमें और साथ में सिविल ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट के लिए भी हाई कोर्ट के अंडर जितना एरिया आएगा वो भी डिस्ट्रिक्ट में कहलाएगा, और ओरिजिनल सिविल कोर्ट के अंडर जितना एरिया आएगा वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। 5 में फॉरेन कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है, फॉरेन कोर्ट का मतलब जो या तो हमारी जुडिक्शन में ना आता हो या नॉट कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी ऐसी कोर्ट, फॉरेन कोर्ट है, फॉरेन जजमेंट है, फॉरेन कोर्ट, हाँ, कोई भी ऐसी कोर्ट जो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर है। दूसरी बात, और नॉट कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल ना हो। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है ना, बहुत सारी कोर्ट ऐसे, मान लो कि हमारी एम्बेसी है कहाँ पर, मान लो अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, अब उस इंडियन एम्बेसी, किसी भी कंट्री में कोई भी एम्बेसी होती है ना, तो वो ऐसे ही ट्रीट की जाती है जैसे वो उसी कंट्री का पार्ट है। मान लो कि वहाँ पर, मान लो ये कोई कंट्री है, उसमें इतने एरिया में हमारी एम्बेसी बनी हुई है। ठीक है, इंडियन एम्बेसी, तो अब ये एरिया जो है ये माना जाएगा कि ये इंडिया का ही पार्ट है। ठीक है, ये इंडिया के साथ भी है। अगर इंडिया के अंदर कोई एम्बेसी है, कई कितने एरिया में अगर वो एम्बेसी बनी हुई है, मान लो आपके घर के बराबर कोई एरिया है, उसमें कोई एम्बेसी बनी हुई है, तो वो एरिया ऐसा माना जाएगा कि वो क्या है, जैसे अमेरिकन एम्बेसी है तो अमेरिका की जुरिडिक्शन में आता है। ठीक है, अगर कोई वहाँ पर आदमी, आपका अगर कोई अमेरिकन आदमी वहाँ पर पहुँच जाता है हेल्प लेने के लिए और एम्बेसी के अंदर वो उसे कर लेते हैं, तो वहाँ की पुलिस, जिस कंट्री में वो एम्बेसी है, वो आके उसके अंदर घुस नहीं सकते। ठीक है, और वहाँ की पुलिस जिस कंट्री में वो एम्बेसी है, उस कंट्री की पुलिस भी उस एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकती बिना परमिशन के।
ठीक है, क्योंकि उसमें एम्बेसी में उनकी पुलिस खुद की भी लगी होती है, मतलब सिक्योरिटी उनकी खुद की भी होती है। तो कहने का मतलब है अब इस एम्बेसी के अंदर मान लो कोई कोर्ट है, ठीक है, तो वो कोर्ट भी इंडियन कोर्ट ही मानी जाएगी। फॉरेन कंट्री में किसी एम्बेसी के अंडर कोई कोर्ट बनी हुई है, ठीक, तो वो इंडियन कोर्ट मानी जाएगी, जबकि वो इंडिया की टेरिटरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। समझ में आई बात कि नहीं? चलो पढ़ो, फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या है, 5 में सेक्शन 13 भी इसी बारे में बात करता है, ठीक है, फॉरेन जजमेंट क्या क्या होंगे। फॉरेन कोर्ट मीन्स ए कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्या है? पहली बात तो कोई भी कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि ना, और दूसरी बात कोई भी ऐसी कोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई ना गई हो और कंट्रोल ना की जा रही हो, ठीक है। एक तो आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी बात सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई ना हो और कंट्रोल ना हो उसका, ठीक, सिंपल सी बात है यार। फॉरेन जजमेंट मीन्स क्या होगा? फॉरेन जजमेंट वो होता है जो फॉरेन कोर्ट द्वारा पास किया गया हो, जजमेंट पास बाय दी फॉरेन कोर्ट, ठीक, 6 में दिया हुआ है। साथ में क्या हुआ है? गवर्नमेंट प्लीडर, ठीक है। अब गवर्नमेंट प्लीडर क्या होगा? गवर्नमेंट प्लीडर वो होगा जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया हो, ठीक है, कोई भी केस सिविल कोर्ट को, सिविल केसेस को देखने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? गवर्नमेंट प्लीडर कौन होगा? साथ में दिया हुआ है 2 के सबसेक्शन 7 में, वो सारे प्लीडर्स जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हों, ठीक है, सिविल केसेस देखने के लिए, या वो सारे प्लीडर जो गवर्नमेंट प्लीडर के अंडर काम कर रहे हों, उनको भी गवर्नमेंट प्लीडर मानेंगे। पढ़ो, गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to perform all or any of the function expressly imposed by this court on the government pleader and also any pleader acting under the direction of the government pleader, ठीक है। चलो 7A में हाई कोर्ट है, ठीक, 7B में इंडिया है, 8 में जज है। जज का मतलब क्या होगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए सिविल कोर्ट। 9 में जजमेंट है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय ए जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट क्या होता है? डिक्री होगा या ऑर्डर होगा। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर, कुछ नहीं है इसमें। जजमेंट डेप्टर हम लोग ने देख ही लिया कौन होता है। जजमेंट डेप्टर मीन एनी पर्सन अगेंस्ट होम ए डिक्री हैज बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। 11 में एलआर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शॉर्ट में हम लोग एलआर बोल देते हैं, ठीक। 11 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? कि भैया जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, या उसकी प्रॉपर्टी को इंटरमीडिएट कर रहा हो, या उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर, वो सूट फाइल करने के कैपेबल हो, ठीक है। 3 टाइप के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? मान लो ए है, यहाँ पर ए को केस करना है, ठीक है, ए अगर मर जाता है तो कौन करेगा? उसके सन कर सकते हैं, तो उसके सन कौन हो गए? एलआर हो गए, ठीक है। और मान लो ए का कोई ट्रस्टी था, ठीक है, ए की प्रॉपर्टी का कोई ट्रस्टी था, तो ए के मरने के बाद वो ट्रस्टी भी एलआर हो जाएगा, ठीक। या कोई रिसीवर अपॉइंट कर दिया गया कोर्ट द्वारा, रिसीवर अपॉइंट किया गया, तो ये भी उसका एलआर हो जाएगा, ठीक है। तो एलआर जो है बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी को, किसी की भी प्रॉपर्टी को उसके मरने के बाद रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो एलआर है, ठीक। 11 में दिया हुआ है, पढ़ो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, ठीक है। सबसे पहली बात, कोई भी आदमी जो लॉ में उसकी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर सकता हो, वो। दूसरी बात, एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, ठीक। तीसरा, वेयर ए पार्टी सू और सूड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉपर्टी सो सुइंग और सूड। समझे कि नहीं? 3 बातें हैं, या तो कोई भी आदमी जो लॉ में रिप्रेजेंट कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी वो। दूसरा, कोई भी ऐसा आदमी जो उसका इंटरमीडिएट हो सकता है उस प्रॉपर्टी का। तीसरा, वेयर उसके पास राइट टू सू हो उसके मरने के बाद, ठीक है। 3 चीजें हैं। अगर राइट टू सू है, या तो इंटरमीडिएट कर सकते हो, या आपके पास लॉ के थ्रू पावर है कि उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन तीनों ही केसेस में आप एलआर माने जाओगे। 12 है मैसने प्रॉफिट। मैसने प्रॉफिट क्या होता है? देखो, मान लो कोई भी आदमी, जैसे
कल वाला हम लोग प्रॉब्लम देख रहे थे कि ए था, उसके पास एक घर था जिसके पोजीशन में वो था, ठीक है, और ए के पोजीशन में प्रॉपर्टी थी, लेकिन बाद में जजमेंट क्या आया था, जजमेंट ये आया था कि बी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जजमेंट मान लो कि 5 साल में आया ये, ठीक। अब ये ए इतने टाइम से इस घर में रह रहा था, ठीक है, या रह नहीं रहा था, तो इसने इसको रेंट पे उठा रखा था, इसने इसको रेंट, क्योंकि ए की पोजीशन में था ये प्रॉपर्टी, इसने इसको रेंट पे उठा रखा था, तो रेंट पे उठाने में मान लो 1000 रुपये महीने ये रेंट लिया करता था, ठीक है। अब 5 साल से था तो 12 5 या 60, 60,000 रुपये इसके पास रेंट आ चुके थे इस मकान के। 5 साल बाद ये पता चला कि बी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो अब जो इसके पास जो 5 साल में 60,000 रुपये आ गए ना, ये प्लस इंटरेस्ट के साथ, प्लस इसके इंटरेस्ट के साथ इसे बी को दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मैसने प्रॉफिट है, मैसने प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि ए जो था वो रॉन्गफुल पोजीशन में था। अगर कोई भी आदमी किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजीशन में होता है और जब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास रहती है उस दौरान वो उससे कोई भी अर्निंग करता है, उसे कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को ही मैसने प्रॉफिट कहते हैं। और वो मैसने प्रॉफिट किसके पास जाता है? वो डिक्री होल्डर के पास जाता है, ठीक है, विद इंटरेस्ट। लेकिन इसमें एक ये है कि अगर उसने कोई इंप्रूवमेंट किया है, मान लो कि मेरे पास मकान नहीं था, एक प्लॉट था, ठीक है, एक प्लॉट था जो मेरे पे रॉन्गफुल पोजीशन में था, तो मैंने उस प्लॉट पे मकान बनवा दिया, मकान बनवाने के बाद उसको रेंट पे उठाया और मैंने उससे प्रॉफिट लिया, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी जिसके रॉन्गफुल पोजीशन में उसने कोई इंप्रूवमेंट करके उससे अर्निंग की है, तो वो मैसने प्रॉफिट में नहीं आता है। जनरली या ऑर्डिनरी अगर कोई भी आदमी अगर उससे कोई भी अर्निंग कर सकता है तो उस अर्निंग को विद इंटरेस्ट के साथ मैसने प्रॉफिट माना जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? मैसने प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी आदमी जो रॉन्गफुल पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी को हो और उस प्रॉपर्टी जो उसे अर्निंग हो रही हो, उसी अर्निंग को मैसने प्रॉफिट कहेंगे, ठीक। चलो पढ़ो। मैसने प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉपर्टी मीन्स दोस प्रॉफिट विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, कैसा रॉन्गफुल पोजीशन होना चाहिए, एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड देयर फ्रॉम टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑन सच प्रॉफिट बट शैल नॉट इंक्लूड, लेकिन बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं, वो अर्निंग नहीं जोड़ी जाएगी जो उसने इम्प्रूवमेंट के थ्रू उसमें अर्न की हो, ठीक है। कोई इंप्रूवमेंट करी, जैसे खाली प्लॉट था, खाली प्लॉट से अर्निंग थोड़ी हो सकती है, हमने मकान बनवाया तब हमें प्रॉफिट हुआ, तो वो रॉन्गफुल पोजीशन में नहीं आएगा, ठीक है। चलो, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। 14 क्या बोलता है? ऑर्डर। ऑर्डर हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ऑर्डर मीन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड व्हिच इज नॉट ए डिग्री। समझ में आया था कल डिग्री? वैसे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिग्री में सिर्फ यही पूछा जाता है कि डिग्री कहाँ पे है, कहाँ दी हुई है, 2 में दी हुई है, लेकिन कभी कभार टफ अगर करने के लिए तो अंदर का भी पूछ देते हैं। जितना मैंने पढ़ाया था कल वो सफिशियंट है, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और समझ में तो आ ही गया होगा। ना समझ में आया करें प्लीज़ मुझे बता दिया करें, ठीक है। अभी लेक्चर चल रहे हैं, तुरंत ही तुरंत देखते रहना, ठीक है। ये नहीं कि सब हो जाएंगे तब हम देखेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे, जैसे ही सारा खत्म होगा ना सीपीसी को, सब हटा दूंगा मैं। चुपचाप देखते रहना लाइन से, जैसे अपलोड होता है ना, देखते रहो। जो भी कुछ समझ में ना आ रहा है वो कमेंट करते रहो, तो मैं लेक्चर जब रिकॉर्ड करूंगा तो वो चीज़ समझाता रहूँगा, समझे कि नहीं। बहुत सारे लोगों के इस दौरान कमेंट आए जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो नहीं कर पाया भाई, कुछ दिन कुछ बातें हो जाती हैं। चलो, 15 में है प्लीडर, ठीक है। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर। प्लीडर कौन होता है यार? कोई भी वकील यार, जो कोई भी अगर कोर्ट दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। प्लीडर नहीं पता, प्लीडर तो पता ही है, या हाई कोर्ट में कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हो तो वो प्लीडर है, ठीक। प्लीडर मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, ठीक है, एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट, वकील एंड अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट। 16 में प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स। 17 में पब्लिक ऑफिसर है। पब्लिक ऑफिसर आपको मालूम ही है कौन होते हैं, पढ़ लेना। जज है, ऑल इंडिया सर्विसेज वाले हैं, सारे ही जितने गवर्नमेंट वाले हैं सब पब्लिक ऑफिसर ही हैं। 18 में रूल्स है, ठीक है। रूल्स इंक्लूड्स
फर्स्ट शेड्यूल में जितना दिया गया वो ध्यान रखना, जितने भी ऑर्डर्स है ना वो फर्स्ट शेड्यूल के अंडर आते हैं। शेड्यूल और भी थे लेकिन वो बाकी सारे हटा दिए गए, सिर्फ एक ही शेड्यूल रह गया फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंडर 51 ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स के अंडर रूल्स हैं। ठीक है, समझे कि नहीं? ध्यान देना, जैसे ही ऑर्डर स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट शेड्यूल लिखा होता है, फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है FIRST, फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है, उसके अंदर ऑर्डर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 ऐसे सब लिखे हुए हैं, 51 तक हैं। ऑर्डर 1 में रूल 1, रूल 2, रूल 3 ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स की बात हो रही है। या तो फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया गया हो वो सारे रूल्स, या हाई कोर्ट ने सेक्शन 122 या 125 के अंदर बताए गए हो या बनाए हो, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर है कि 122 में 125 में वो रूल्स बता सकते हैं। ऑर्डर को कमेंट करने की पावर किसके पास है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, हम्म 19 में क्या है? शेयर इन ए कॉर्पोरेशन है शैल डीम टू इंक्लूड स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक, डिवेंचर और बॉन्ड। साइन मीन्स सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। ठीक है, साइन में है जजमेंट में और ऑर्डर में तो है ही, उसके साथ साथ स्टैम्प भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, हमेशा कोई भी जज साहब के कोई भी ऑर्डर होता है, जजमेंट आता है तो उसमें स्टैम्प के ऊपर साइन होते हैं। पहले स्टैम्प लगता है, ये कौन सी पोस्ट पे जज साहब हैं उसके ऊपर साइन होंगे। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। याद जरूर कर लीजिएगा कि किसमें क्या है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। बहुत ही कम ही होता है कि अंदर से पूछा जाता है, कभी कभार ही अंदर से पूछा जाता है। पूछा इसमें डायरेक्ट ही जाएगा, जितना अंदर से पूछा जाएगा उतना मैंने समझा दिया। आपको करना क्या है, आपको लाइन से याद करना। अरे बहुत ही आसान होता है यार, हमेशा चीजें लगती हैं कि याद कैसे होंगी, याद कैसे होंगी, पढ़ते रहो अपने आप याद हो जाती हैं, उसमें थोड़े कुछ होता है। ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। मुझे नहीं रहा देखो, सबसे पहले क्या था? सेक्शन 2 का 1। सेक्शन 2 का 1 क्या बोलता है कि भैया कोर्ट क्या होगा। ठीक है, 2 का 2 क्या बोलता है? डिग्री क्या होगी। 3 क्या बोलता है? डिग्री होल्डर क्या होगा, कौन है डिग्री होल्डर, कौन है। 4 क्या बोलता है? डिस्ट्रिक्ट किसे कहेंगे। 5 क्या बोलता है? फॉरेन कोर्ट कौन सी होगी। 6 क्या बोलता है? फॉरेन जजमेंट कौन सा होगा। 7 क्या बोलता है? 7 तो गवर्नमेंट लीडर है। गवर्नमेंट लीडर बनने के लिए CRPC में ये बताइए कि सरकारी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। CRPC में पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 24 में बनने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है? 7 ईयर्स। तो ऐसे याद रखिएगा कि 7 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए होता है, इसलिए साथ में गवर्नमेंट लीडर है। ठीक है, 7A में क्या है? 7A में हाई कोर्ट है। 7B में इंडिया है। 8 में जज है। 9 में जजमेंट है। 10 में जजमेंट डेप्टर है। 11 में LR है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो ये भी याद करने की ट्रिक है कि जब एक आदमी के साथ कोई एक होगा तभी तो LR माना जाएगा, समझे कि नहीं। अगर अकेला आदमी तो क्या LR है, कम से कम 2 तो हों, है कि नहीं। एक के साथ एक तो LR हो गया ये। ठीक, 11 में LR है। 12 में मैसने प्रॉफिट है। 13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है। 14 में तो मालूम ही है, ऑर्डर है। 15 में क्या है? 15 में प्रिस्क्राइब्ड है। नहीं, 15 में लीडर है।
सिर्फ प्लीडर। गवर्नमेंट प्लीडर कहाँ है? 7 में है। और खाली प्लीडर कहाँ है? 15 में है। पूछा जाता है ये। 16 में प्रिस्क्राइब्ड है। 17 में गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर है। 18 में रूल्स हैं। 19 में शेयर इन कॉर्पोरेशन है। और 20 में साइन है। बस कितना आसान है यार, एक ही बार में याद हो जाता है। कौन कौन से याद, कौन कौन से भूलना नहीं। कभी डिग्री तो कभी भूल ही नहीं सकते, डिग्री होल्डर नहीं भूलना है आपको, गवर्नमेंट लीडर नहीं भूलना है। गवर्नमेंट लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है खूब। उसके बाद में जजमेंट पूछा जाता है, जजमेंट डेप्टर पूछा जाता है, एलआर पूछा जाता है, मैथ में प्रॉफिट पूछा जाता है, मूवेबल प्रॉपर्टी पूछा जाता है, ऑर्डर पूछा जाता है। ये याद ही रखने हैं आपको। लीडर भी पूछा जाता है, ठीक है, बस इतने पूछे जाते हैं। वैसे याद सारे ही कर लेना आप, ठीक। ये डायरेक्ट भी पूछ दिया जाए, वो भी अगर गलत हो जाए तो फिर क्या, फिर तैयारी है, समझे कि नहीं। आप कल से हम लोग सेक्शन 3 से पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक। ठीक है, थैंक यू।